नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर है वो 33%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम राष्ट्रीय वन नीति की बात कर लेते हैं, अर्थात नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी को वन नीति अपनाई गई थी, और स्वतंत्रता के बाद अगर बात किया जाए तो 1954 ईस्वी को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक था। ठीक है ना, जिसमें 20% जो है मैदानी भागों में और 60% पर्वतीय भागों में निश्चित किया गया था। ठीक है ना, इतना होना चाहिए था। किस नीति के अनुसार? 1954 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 1988 ईस्वी में नवीन वन नीति घोषित की गई थी, जिसके तहत जो है कुछ लक्ष्य बताए गए थे। लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य ये था कि पर्यावरण स्थिरता, ठीक है ना, दूसरा था कि वनस्पत और जीव जंतुओं जैसी प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना, इसका मेन उद्देश्य था। यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे भी बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति के में और क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों, अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20.64% भूभाग पर ही वनों का आवरण है। ठीक है ना, एक बात और याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में है, देहरादून में है। ठीक है ना, साथ ही साथ राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, एक बात और बात करते हैं दोस्तों, देश में सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि 20.64% भूभाग पर ही वन आवरण है। ठीक है ना, इतने ही भूभाग पर जो है वन आच्छादित ये क्षेत्र इसको माना गया है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना, एक्चुअली में फ्रेंड्स, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में फैली इस घाटी को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है ना, और वर्तमान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया जा चुका है इसे। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। यह यूपी का अर्थात उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड्स, यह टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार की अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, राजस्थान के भरतपुर भरतपुर जिले में स्थित है। कौन? घाना पक्षी विहार। इसे केवला देव घाना पक्षी भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? केवला देव घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यानी घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का एक साइबेरियन क्रेन मुख्य आकर्षण है इस घाना पक्षी विहार का। ठीक है ना, 1984 ईस्वी में फ्रेंड्स, 1984 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाने वाला मुख्य जंतु है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जंतु जो है मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है असम, ठीक है ना, असम
राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों इसे 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और 1955 ईस्वी में यह वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है वह असम राज्य में है। हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कान्हा सिसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट, या और याद रखिएगा बालाघाट, ठीक है ना। मंडला के साथ साथ बालाघाट में भी यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फ्रेंड्स यह एक बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ बारहसिंघा भी पाया जाता है, जो संपूर्ण विश्व में और कहीं भी नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा बारहसिंघा कहाँ मिलता है? तो कान्हा सिसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, समझ गए हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है उत्तराखंड है, ठीक है ना। फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। किसके लिए? बाघों के लिए। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में की गई थी। और किस नाम से हुई थी? तो हैली नेशनल पार्क के रूप में इसका नामकरण किया गया था 1936 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो इसका 3 बार नाम रखा गया। पहली बार 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से, और दूसरी बार रामगंगा के नाम से, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और तीसरी बार जो नामकरण हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। वास्तव में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों एक बाघ के दिग्गज शिकारी थे, ब्रिटिश शिकारी थे, उनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ गया, यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। समझ गए हो आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लिखा हुआ है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कौन? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? बाघ संरक्षित क्षेत्र है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल देखिएगा भैया ध्यान से। लिखा है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में, अर्थात दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात यहाँ याद रखिएगा। अगला सवाल लिखा है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो इसका जो आंसर है वो कपास है, ठीक है ना, कपास है। यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसे दोस्तों रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर काली मिट्टी की बात किया जाए तो इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा काला होता है और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इसीलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, काली मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और बात भी इसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ था वह ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। ठीक है ना, अगर बात किया जाए कि कौन कौन राज्य में पाया जाता है मिट्टी, तो ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों काली मिट्टी में कपास की खेती के साथ साथ मूंगफली, गन्ना, तंबाकू जो है फसल उगाए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इतनी बात। अगला क्वेश्चन है, रेंगुर नाम है, तो अभी मैंने बताया था काली मिट्टी का नाम है रेंगुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला बात देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो फ्रेंड्स सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वो कुआं और नलकूप है। ठीक है ना, भारत में सिंचाई के बहुत सारे माध्यम है, जैसे कुआं और नलकूप है,
नहर है, तालाब है, अन्य स्रोत भी है, जिसमें न कुएँ और नलकूप जो है का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है भारत में सिंचाई के लिए, ठीक है ना। प्रमुख साधन माना जाता है और इसमें जो अग्रणी राज्य है वो गुजरात है, ठीक है ना। कुआँ और नलकूप से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, अग्रणी राज्य। अगर हम यहाँ नलकूपों की संख्या की बात करें कि सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम नहर की यहाँ बात करें दोस्तों, तो नहर के माध्यम से सिंचाई करने सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। और तालाब की अगर यहाँ बात कर लिया जाए तो तालाब का उपयोग ज़्यादातर दक्षिण भारत में किया जाता है और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ का फसल है? तो दोस्तों खरीफ का जो फसल है वो है चावल, चावल अर्थात धान, ठीक है ना। बाकी जौ, चना, गेहूँ ये सब रबी की फसल हैं। अगर खरीफ फसल की बात किया जाए तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं अगर रबी फसल की बात किया जाए तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है ना। एक्चुअली में फ्रेंड्स मानसून पर आधारित जो है दो प्रकार की फसल उगाई जाती है, एक खरीफ की और एक रबी की फसल उगाई जाती है। जो खरीफ की फसल होती है यह दोस्तों किस मानसून के आगमन से स्टार्ट होता है इसका बुआई? तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, याद रखिएगा। जब दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआत होता है अर्थात ग्रीष्मकालीन मानसून आता है तो उस दौरान जो है खरीफ फसल की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और रबी फसल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यह उत्तर पूर्व मानसून अर्थात शीतकालीन मानसून के आगमन से रबी फसल का बुआई प्रारंभ होता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, मार्च जून के बीच से उगाए जाने वाले कुछ गर्मी के फसल भी होते हैं जिन्हें हम जायद कहते हैं, जायद, ठीक है ना। तो जायद फसल कहा जाता है। जायद फसल में जैसे मौसमी सब्जी आता है, तरबूज आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, एक नगदी फसल भी होता है। नगदी फसल जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नगदी फसल में आलू है, गन्ना है, कपास है और तंबाकू है, ठीक है ना। तो इतनी बात इससे संबंधित फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है दोस्त? रबी की फसल इसमें कौन सी है? तो रबी की फसल इसमें चना है, ठीक है ना। कौन सा है? चना है, याद रहेगा, याद रहेगा। रबी की फसल कौन सा है? चना है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक नगदी फसल है? नगदी फसल की बात कर रहा, अभी मैंने नगदी फसल का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना। अच्छा, नगदी फसल याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। तरीका ये है, आग का तंबू, याद रखिएगा, आग का तंबू। तो अ से होता है आलू, ठीक है ना, और ग से होता है गन्ना, और क से होता है कपास, और तम से होता है तंबाकू। यानी इतने जो है नगदी फसल हैं, ठीक है ना। तो 68 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तंबाकू होगा, ठीक है ना, तंबाकू होगा, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है। तो उनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो है इस क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? वो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाए भारत में किस पर पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था, उसके बाद चावल पर पड़ा था, ठीक है ना। और हरित क्रांति भारत में 1967 से 68 के बीच चलाया गया था। और यहीं अगर साथ में विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या था? नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगर हम इसके अलावा और राज्य की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है, और महाराष्ट्र के बाद जो है राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है ना। एक क्रम से याद रखिएगा। सोयाबीन की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो यह एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। और सोयाबीन को गोल्डन बीज के रूप में जाना जाता है। किसके बीज में? गोल्डन बीज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इतनी बात। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल लिखा हुआ, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर केसर की बात किया जाए तो केसर जो है इसे कुमकुम कहा जाता है, कुमकुम, ठीक है ना, अथवा इसे जाफरान कहते हैं, जाफरान।
एक और नाम इसका है सैफरॉन, सैफरॉन भी है, ठीक है ना। इतने नामों से केसर को जाना जाता है, ठीक है ना। केसर की अगर बात किया जाए तो यह लाल रंग का होता है और यह विश्व का सबसे कीमती पौधा माना जाता है, ठीक है ना, जिससे मसाला बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। भारत दोस्तों दुनिया भर में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है ना। जूट का प्रयोग क्या होता है? तो जूट से दोस्तों रेशे बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, दरी बनाया जाता है, तिरपाल बनाया जाता है और रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। समझ गए हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो वो पैदा होती है दार्जिलिंग में, ठीक है ना, दार्जिलिंग में पैदा होती है वो। दोस्तों अगर दार्जिलिंग की बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल का अर्थात पश्चिम बंगाल का एक नगर है, ठीक है ना। और भारत में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? असम है। लेकिन सबसे अच्छी किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है ना। और एक सवाल और यहाँ बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है, भारत का भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। दोस्तों विश्व की सबसे प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है, ठीक है ना, गन्ना की फसल। दोस्तों गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, शराब भी बनता है, ठीक है ना। और भी दो चार फैक्ट हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो वो कहाँ है? लखनऊ में है। एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील। और दूसरे नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है चीन, ठीक है ना। यानी गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल देखिएगा दोस्तों आज का। क्वेश्चन लिखा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों ये है दूध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम है। वास्तव में दोस्तों इन्होंने दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में इन्होंने सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आज हम लोग 25 क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है ना। अब तक कुल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद कुछ कमेंट भी करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी बताइए, अगर कुछ कमी है तो भी बताइए, ठीक है ना, ताकि उसमें कुछ सुधार किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।